हेलो दिल्ली। कल सौरभ भारद्वाज जी ने आम आदमी पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें काफ़ी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया कि जो एमसीडी में किस तरह से करप्शन चलती है, किस तरह से जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उसमें किस तरह से जो काफ़ी विकृत जो रूल होते हैं एक मकान बनाने के, उसमें आम आदमी को किस तरह से ना चाहते हुए भी पैसा देना पड़ता है। इस तरह का उन्होंने कहा है कि हर आदमी को ना चाहते हुए कुछ ना कुछ पैसा तो रिश्वत के रूप में देना पड़ता है, जो कि एक ठेकेदार से लेकर एक पार्षद तक, निगम पार्षद तक भी जाता है। तो इस तरह का उनका सीधा आरोप था कि पार्षद तक इस तरह की जितनी बिल्डिंग माफिया का जो पैसा है, जितने लेंटर्स डलते हैं, इसका पैसा सीधा पार्षद तक जाता है। तो इसी बात को लेकर हम आगे जानेंगे। हमारे साथ शिवचरण गोयल जी हैं, एमएलए हैं मोती नगर विधानसभा से। सर, जिस तरह से कल सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है कि एक एमसीडी में जिस तरह से जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं पूरी दिल्ली के अंदर, और इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाया कि इसमें एक आम आदमी का मकान बनाना जिस तरह से मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरह के कानून एमसीडी ने एक बिल्डिंग के लॉज में बनाए जाते हैं उस तरह से तो बिल्डिंग बनी नहीं पाती है। तो क्या कहेंगे कि ये कितना, मतलब आप अपने क्षेत्र में भी देखते हैं और कितना पूरी दिल्ली के अंदर जनता इससे दुखी है? राजेश जी, पहले तो ये बताइए आपको कि एक एमसीडी बीजेपी की एक करप्शन का अड्डा है और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सिद्ध हो चुका है कि इससे भ्रष्ट कोई भी शहर नहीं है जहाँ पर ये एमसीडी शासित दिल्ली है। और हमने तो पिछली बार भी कहा था कि जितना भ्रष्टाचार जब पिछला इलेक्शन हुआ था एमसीडी का कि पूरी भ्रष्ट है, तब उस समय जो भी शीर्ष नेता था उन्होंने कहा कि अब हम नए आपको पूरे के पूरे पार्षद बदल कर एक नई सरकार दे रहे हैं जिससे कि वो स्वच्छ होगी। लेकिन अब हमारा कैंपेन चल चुका है, 181 पार्षद हैं और उनके डेली के हम कोई ना कोई प्रोग्राम्स आज हमारे प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जी दिखाते हैं। और ये कल भी जो सीबीआई ने रंगे हाथों 10 लाख रुपए के साथ निगम पार्षद को पकड़ा, तो ये तो अब बात किसी छिपी नहीं है कि आज किसी भी आप पार्षद के बारे में या एमसीडी के बारे में या बीजेपी के जितने भी नेताओं के बारे में आप जानना चाहें, आप इनकी चिट्ठी खोल के देख लो। और ये इसका कारण मुख्य रूप से एक है कि जितने भी इनके कानून हैं उतने जटिल बनाए हुए हैं कि जिसमें उस प्रक्रिया से गुजरने से पहले इनको कहीं ना कहीं रिश्वत के रूप में एक मोटी रकम दी जाती है। अब ये कहीं पर भी बिल्डिंग सील भी करते हैं तो पैसे, सील खोलते हैं तो पैसे। अब कोई बिल्डिंग मैंने बनानी है, बनाने से पहले उसका मुझे नक्शा पास करवाना है, तो नक्शा पास करवाना है तो ऑटोमेटिक मुझे जाना पड़ेगा। तो जाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है। फिर वो नक्शा पास करवाने के बाद जब उसका B1 लेना है तब उसकी प्रक्रिया बड़ी जटिल है। तो एक जो प्रक्रिया है एमसीडी की वो कहीं ना कहीं एक भवन बनाने के लिए कहीं ना कहीं उसको एक मोटी रकम देनी पड़ती है। आपकी विधानसभा में भी पिछले कार्यकाल में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने भी इस तरह की आवाज़ उठाई थी कि हर लेंटर पर 500 गज से 100 गज के हिसाब से पर लेंटर के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं, जो कि पूरी दिल्ली के अंदर चलता है। तो आप क्या कहेंगे कि अब आपकी सरकार ने इस पहली बार इतनी तेज और इतनी प्रखर आवाज़ उठाई है, क्या इसके ऊपर मतलब आगे ये खाली बात ही रहेगी? क्या इस पे लोगों को कुछ समस्या का समाधान मिलेगा, कुछ इससे निजात मिलेगी लोगों को आने वाले समय में? राजेश जी, हमने पहले भी पिछली बार भी कहा था जिस समय एमसीडी के इलेक्शन हुए थे कि हम हाउस टैक्स को माफ़ कर देंगे। तो प्रक्रिया को हम जटिल जितनी हैं उसको ख़त्म करके एक आसान प्रक्रिया, जिस तरह की आज दिल्ली सरकार में जितनी प्रक्रिया है, जैसे कि आज आप कहीं भी जाओ सरकारी अस्पताल के अंदर, जो पहले कहीं ना कहीं गंदगी के ढेर थे, दवाइयाँ नहीं मिलती थी, टेस्ट नहीं होते थे, ऑपरेशन नहीं थे, तमाम तरह की परेशानियाँ
जो आज भी पूरे देश के अंदर सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, और वो तमाम समस्याओं से निजात दिलवाकर आज एक स्वस्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ दिल्ली सरकार ने दी। तो ये एक शासन करना और एक स्वस्थ शासन देना, ये एक दर्शाता है कि आप कितना जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। और ये जनता के प्रति हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी तरह से करके दिखाया, और उसी का मॉडल है कि हम जो कहते हैं वो करते भी हैं और करके दिखाया भी है। शिवचंद जी, एक चीज़ और है, जिस तरह से दिल्ली की अपनी जो व्यवस्था है, जो 50-60 सालों से, पिछले आज़ादी के बाद से काफ़ी, जैसे मोती नगर में, करमपुरा में और डीडीए फ्लैट्स जो रहते हैं, सालों से परिवार बढ़ जाते हैं, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है, आदमी एक कमरा डाल लेता है, अपने नीचे से ऊपर तक कर लेता है। तो क्या उसको अब इलीगल ना करके कुछ इस तरह का कुछ, क्योंकि परिवार बढ़ गए हैं सालों से, दिल्ली में जिस तरह से आबादी भी बढ़ी है और परिवारों के पास एक लिमिटेड साधन है, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इसको आप कहेंगे कि मकान में बदलाव थोड़ा बहुत कर लेता है, तो थोड़ी सी ढील देने की आज आपको लगता है कि उनको कोई नया कानून इस तरह से बने कि कोई रिलैक्सेशन उनको मिलेगा क्या आपके आने वाले समय में? आम आदमी पार्टी की सरकार इस तरफ भी कुछ सोच रही है क्या? देखो राजेश जी, पहले तो एक बात बताना चाहूँगा कि ये जब प्रक्रिया जितनी भी होगी, एक एमसीडी हमारे पास आने के बाद होगी। लेकिन हमारा एक मानना है कि जितना भी आज छोटे छोटे जो मकान बनते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो रहने वाला समस्याओं से गुजरता है, और उसे कहीं ना कहीं बायलॉज को तोड़ना पड़ता है। तो पिछले जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से उन प्रोग्राम्स को पास किया जाए, ताकि उनके ऊपर जो तलवार लटकी है वो तलवार न लटके, और उनको रेगुलराइज किया जाए, और ऐसी प्रक्रिया आसान बना दी जाए जिससे कि एक आम आदमी को रखकर, ध्यान में रखते हुए उनके निर्वहन के, उनके लिए एक आसान प्रक्रिया बना के, जिससे कि वो अपने काम अपने सरलता से भी करे, और जिसमें कि कोई भी अधिकारी का उसमें हस्तक्षेप ना हो, और एक आसान ज़िंदगी वो जी सके। ये प्रक्रिया हम जरूर बनाएंगे। हमने कुछ भाजपा नेताओं से भी बात की, तो उनका ये कहना था, जो सौरभ भारद्वाज जी ने कल जो मुद्दा उठाया है, ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, एमसीडी कोई करप्ट नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी पर ही उल्टा मतलब आरोप उन्होंने जड़े। तो आप इसको किस तरह से खंडन करेंगे? क्या एमसीडी में आप भी खुद इस तरह से देखते हैं, और पूरी दिल्ली की जो जनता है वो इससे आपको लगता है कि मतलब जूझ रही है इन सब समस्याओं से, और ये समस्या जो है और ये मुद्दा जो है आपका अगले चुनाव में जो एमसीडी को लेकर जो चुनाव होने वाले हैं, आप इसमें इसको आगे रखेंगे जनता के सामने? पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जो भी बीजेपी के नेताएं हैं जो ये बात कहते हैं, आप छोड़ें सब बातों को, आप उनकी बैलेंस शीट चेक कर लें। जितने भी नेता बनते हैं आप उनकी इस तरफ बैलेंस शीट चेक कर लें, उस हिसाब का पता लग जाएगा। और जितने भी नेता आज की डेट में बैठे हुए हैं, चाहे पार्लियामेंट में बैठे हैं, चाहे राज्यसभा में बैठे हैं, चाहे कहीं भी बैठे हैं, आप उनकी इस तरफ बैलेंस शीट चेक कर लें, उससे पता लग जाएगा कि करप्शन कैसे होता है, कैसे और कहाँ होता है। यदि किसी की बैलेंस शीट 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना बढ़ रही है, उसकी क्या फैक्ट्री चल रही है, वो क्या काम करता है? तो ये तमाम बातें जो एक आज तक खोखली बातें भाजपा नेता करते आए हैं और करते रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में आज तक कोई काम जनता के लिए किया है? क्या काम किया है जनता के लिए आज भाजपा की एमसीडी ने दिल्ली की? ऐसा कोई काम बता दें मुझे। एक पूर्णिमा सिटी हॉस्पिटल बन रहा है साउथ के अंदर, जो कि 9.5 करोड़ रुपये में सैंक्शन हुआ था 2012 में, और उसको 2015 में वो कार्य जनता को समर्पित होना था, और आज 2020 हो चुका है, उसमें एक भी कमरा अभी तक जनता को उपलब्ध नहीं करा सके। और 9.5 करोड़ रुपए का जो बजट था, वो बजट अब 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे ठेकेदार को जा चुके हैं। अब इसे क्या कहेंगे आप?
रानी झांसी का फ्लाईओवर था जो कि बना 14 साल के अंदर, उसकी सैंक्शन कॉस्ट क्या थी 70 करोड़ रुपए, और जब बन के तैयार हुआ तो 400 करोड़ रुपए के अंदर। तो ये अभी भाजपा के नेता कहेंगे कि ईमानदारी से काम किया। आप कोई भी उनकी सैंक्शन को कॉस्ट उठा के देख लें, और जब बनता है उसके बाद कॉस्ट उठा के देख लें, तो बीच का जो पैसा कहाँ जाता है? नेताओं की जेब में, ऑफिसर की जेब में। और यदि उनके ऊपर वो लगाम नहीं लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही कहना कि इनकी आपस में भाईवाली है। पोल्यूशन रोकने पर इस बार कहा जाता है कि जो सवाल आप कर भी उठे हैं कि क्योंकि आपका लास्ट 2-3 सालों से दिल्ली में काफ़ी पेड़ लगाए थे, कोरोना के कारण इस बार आपका प्रोग्राम ढीला भी रहा, तो आप क्या कहेंगे इस बार जो प्रदूषण को लेके जो इस तरह से केजरीवाल जी के रेडियो में भी विज्ञापन आ रहे हैं कि दिल्ली अभी प्रदूषित है, तो इस तरफ आपका क्या कार्यक्रम है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या अभी भी दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ अभी कार्यक्रम और नए करने बाकी हैं? राजेश जी, मुझे ध्यान आता है जब मैं विधायक बना था 2015 में, उससे पहले मैं करीब 2012-11 में एक बार मुझे राजस्थान जाने का मौका लगा। जयपुर में मैं गया, तो जैसे ही मैंने गुड़गांव पार किया तो यहाँ पर जितना कोहरा था वो गुड़गांव निकलते ही वो कोहरा ख़त्म हो गया। मुझे लगा कि शायद ये जो कोहरा है दिल्ली में गुड़गांव में है। और मैं एक दिन बाद वहाँ पर रहा और एक दिन बाद जब मैं वापस आया तो वही कोहरे की प्रक्रिया आपके गुड़गांव से शुरू होते हुए दिल्ली में, मैं आपको बड़ी हास्यपद बात बताता हूँ कि लोगों को पहले लगता था ये कोहरा है, ये धुंध है। लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि ये कभी पॉल्यूशन है, कि पॉल्यूशन है। आज से आप पहले कभी भी 10 साल पहले, 8 साल पहले, तो लोगों को ये लगता था कि ये पॉल्यूशन नहीं है, ये कोहरे की एक चादर चढ़ी हुई है। ये तो हमने जब लोगों को हमने इसका जानकारी दी कि कोहरा नहीं है, ये धुंध नहीं है, ये एक पराली का धुआं है और ये स्मोक है, ये जहरीला धुआं है, हमने जागृत किया है दिल्ली को। उस समय क्या हाल था? उस समय सांस लेने में रुकावट होती थी। हमने 25% पॉल्यूशन उस समय के बाद कम किया है। हमने दिल्ली को उससे उस समस्याओं से कहीं ना कहीं हल्का कम किया है। आज आप उठा के देख लें, आप हिसार चले जाएं हरियाणा में, करनाल चले जाएं हरियाणा में, आप यूपी में लखनऊ चले जाएं, आप यूपी में आगरा चले जाएं, दिल्ली से 2 गुना पॉल्यूशन ज़्यादा है। ये जो भाजपा नेता कहते हैं पॉल्यूशन पॉल्यूशन, आपने अपने लिए क्या किया? यूपी में क्या किया? हरियाणा में क्या किया? पंजाब में क्या किया? हमने तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन 25% कम किया दिल्ली में। आपने क्या किया? और हम तो ये खुले मन से कह रहे हैं कि ये सारा धुएं की प्रक्रिया, ये पराली जलाने की प्रक्रिया जो यूपी में आप कर रहे हैं, जो पंजाब में कर रहे हैं, जो हरियाणा में कर रहे हैं, उसके माध्यम से जो धुआं दिल्ली में आता है, और आप लोग जो जहरीली गैस, जहरीली धुआं जो आप दिल्ली में छोड़ रहे हैं, आपके ऊपर तो एक मुकदमा होना चाहिए। आपको तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी कहा गया कि आपने इसके ऊपर रुकावट में क्या किया। ये पराली का जलाने की प्रक्रिया है, हमने इसके ऊपर घोल भी बनाया। पूसा के अंदर आज हमने घोल बना के तैयार कर दिया, जिसके ऊपर आप उस पर छिड़क दें पराली के ऊपर, तो 20 दिन में वो पराली सूख जाएगी और वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे कि ज़मीन की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी। किसान बड़ी मजबूरी में उस पराली को जलाता है, जिससे ज़मीन की कहीं ना कहीं उर्वरक शक्ति भी कम होती है। तो एक साथ 2 नुकसान। तो आप क्या कहेंगे कि पिछले 2 सालों के मुकाबले अभी पोल्यूशन दिल्ली में थोड़ा कम है? दिवाली के बाद जैसे देखने को मिल रहा है, इस बार पिछले 2 सालों के मुकाबले कम है। ये तो आप अपने आप से अंदाज़ा लगा लें कि पहले क्या पोल्यूशन होता था और आज क्या होता है। और मैं तो अपने एरिया के लिए कह सकता हूँ, पंजाबी बाग का एक मॉडल होता था पूरे इंडिया में। पंजाबी बाग का नाम नंबर 1 पे आता था पोल्यूशन के अंदर, और आज
कहीं ना कहीं हमारे पंजाबी बाग के निवासी, मोती नगर के निवासियों ने मिलकर इतना काम किया कि पंजाबी बाग का नाम अब तो हट गया है। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी मुख्यमंत्री जी के साथ रोहतक रोड के पुनः उसका नवनिर्माण किया जाएगा, उसके बारे में क्या योजना है और कब तक ये योजना पूरी हो जाएगी? क्योंकि एक दिल्ली की पुरानी, बहुत सबसे पुरानी सड़क है जो कि पूरी दिल्ली को जोड़ती है, रोहतक से लेकर जो हमारी जो पूरी रोहतक रोड है ये, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि कितनी जल्दी और कितने नए नए रूप में आप हमको रोहतक रोड देखने को मिलेगी? मैं इसमें एक पॉलिटिक्स नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि जितना भी नेशनल हाईवे है, इसको रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इसको देख के अनदेखा कर रहा था। और हमने कई बार इसको लिख के दिया कि ये जो हाईवे है ये नेशनल हाईवे है, और ये आपका रोहतक, हिसार, ये पूरा हरियाणा को जोड़ता है। इनकी अनदेखी की वजह से जब केंद्र सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आज से 20 दिन पहले इसका सड़क बनाने का उद्घाटन भी किया। और ये प्रक्रिया में करीब 6 महीने का प्रोग्राम है, और हमारा काम है जल्दी जल्दी इसको बनाएं, तो इसको जल्दी बन के तैयार हो जाएगा ये। और एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो कोरोना का जो समय है, जो दिल्ली में अब बात चल रही है कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि दो महीने के अंदर दवा आ जाएगी, और शायद 25 दिसंबर को भी अनुमान है कि शायद उस दिन शुरुआत हो। तो दिल्ली के लोगों को कोरोना से मुक्ति और जो हमारी जो कोरोना वैक्सीन है, कब तक दिल्ली को मिलने की उम्मीद है? कुछ अगर आप हमें इसकी जानकारी देना चाहें। हमने तो ये एप्लीकेशन लगा दी है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हमारे पास वैक्सीन जब भी आप देंगे, हम उसको 2 से 3 हफ्ते में पूरे दिल्ली में हम लगा देंगे, कि हमने इतना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है जिससे कि हम उसको लगाने में, वैक्सीन लगाने में हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जितनी बड़ी वैक्सीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी, होम आइसोलेशन और प्लाज्मा थेरेपी, और उसको नापने का साधन दिया, ऑक्सीमीटर, तो ये वैक्सीन तो हमने जितना भी प्रिकॉशंस दिल्ली के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के अंदर संदेश किया, वो संदेश हमारे लिए एक जागरूक के लिए, और हमने जो प्रोग्राम किया उसके माध्यम से कहीं ना कहीं वर्ल्ड के अंदर जो एक चीज़ें डिफ्रेंशिएट की गई कि जो होम आइसोलेशन पेशेंट हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक, वो घर में आराम करे, जो एक थोड़ा सा सेकंड से इसके ऊपर है वो हॉस्पिटलाइज हो। तो हमें तो पूरी तरह से जनता को जागरूक किया है, और उसी जागरूकता की वजह से दिल्ली में जितने मर्जी पेशेंट बढ़े उन सबका इलाज हुआ। और कहीं ना कहीं संदेश किया है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जो हमारे मुख्यमंत्री जितनी जागरूकता से कोरोना से लड़ रहे हैं, ये एक संदेश है पूरे देश के लिए। तो पूरी तैयारी है, मतलब लगभग जल्दी से जब जैसे ही वैक्सीन आएगी तो दिल्ली वासियों को आप ये कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी पूरी तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है, आराम से 2 से 3 हफ्ते में पूरी दिल्ली का वैक्सीनेशन से पूरी तैयारी है। हमारे पास कम से कम भी 600-700 हमारे पास मोहल्ला क्लिनिक हैं, हमारे डेली हॉस्पिटल खुल रहे हैं, हमारी तैयारी तो ऑलरेडी पूरी है।